बटन दबा दे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सीखने और सिखाने के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवयव। आज हम उसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि अवयव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है, उसके अवयव क्या क्या होते हैं, और फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अवयव क्या होता है। अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स कोई भी संख्या या फिर फलन का पंक्तियों और स्तंभों में एक सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था होती है। सुनिश्चित का मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि इतनी पंक्तियां और इतने स्तंभ है, और उनकी एक आयताकार व्यवस्था होती है। जैसे कैसे? जैसे कोई संख्या है, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है। जैसे 1 B C D, तो इनकी क्या करना? आयताकार व्यवस्था करनी। तो आयताकार में क्या करेंगे हम? A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा और D यहाँ लिखा। ये क्या होगी? एक व्यवस्था हो गई। मतलब हमें पता चल गया कि एक पंक्ति हो गई और 4 ये क्या हो गए? स्तंभ हो गए। तो कोई भी संख्या, मतलब फलन भी हो सकता है। कैसे? जैसे साइन थीटा हो गया, तो ये फंक्शन है ना, फिर यहाँ पे कोस थीटा हो गया, यहाँ पे टेन थीटा हो गया। तो इनको भी हम एक सुनिश्चित व्यवस्था में लिखेंगे। तो इसको क्या बोल दिया हमने? मैट्रिक्स या अवयव बोल दिया। मतलब कोई भी संख्या या फिर फलनों का पंक्तियों या स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को, मतलब एक व्यवस्था के अनुसार उसको लिखने ही क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स में पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होते हैं, सबसे पहले यही जानते हैं। पंक्ति क्या होती है? जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना, जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पंक्ति, रो बोलते हैं, पंक्ति। और जो रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम, COLOUM, कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। क्या बोलते हैं हम इसको? स्तंभ। C1 मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और इनको ये क्या हो गई? हमारी पंक्ति लेफ्ट से राइट, R1, R2 और ये R3। तो ये क्या हो गई? हमारी पंक्ति। लेफ्ट से राइट जो चलेंगे उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। लाइन, रो, मतलब जो कॉपी में हमारी रेखाएं होती है वो क्या होती है? लाइन होती है, रो, पंक्ति। ऊपर से नीचे की तरफ चलती है उनको क्या बोलते हैं हम? कॉलम, स्तंभ बोलते हैं। अब इसको अवयव मैट्रिक्स को हम छोटे कोष्टक में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और हम इनको बड़े कोष्टक में भी लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मतलब अवयव को, बड़े कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे A बराबर, या तो छोटा कोष्टक लिख दो, तो कोई भी संख्या ले लो, जैसे A B C D। इसको इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है बड़े कोष्टक में, A B C D। अब इसमें कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं। कॉलम कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2 कॉलम है, 1 और 1, 2। तो सबसे पहले इसमें पंक्तियों की संख्या लिखते हैं नीचे, तो 2 पंक्ति हो गई जी। कॉलम कितने? 2। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं हम? क्रम बोलते हैं। अवयव की कोटि या क्रम बोलते हैं, ऑर्डर।
कोटि या क्रम बोलते हैं। मतलब कितनी पंक्ति हैं, सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे और फिर उस मैट्रिक्स में या अवयव में कितने स्तंभ हैं, 2 बाई 2, मतलब उसकी डायमेंशन बताता है। ये एक प्रकार से इसको बोलूं तो मैं एक प्लॉट है, उस प्लॉट की विमा बताएगा कि इतने फुट तो लंबा है और इतने फुट चौड़ा है, तो मतलब यही बताता। तो मतलब 2 पंक्ति और 2 ही क्या कॉलम। इस प्रकार यदि इसमें 3 कॉलम ले लूं मैं, जैसे बीच में ई और यहाँ लिख दिया एफ, तो क्या हुआ, 2 तो हो गई ये मेरे प्यारे बच्चों पंक्ति, 1 और 1 2, और 3 हो गए कॉलम, 1 2 और 3, मतलब 2 पंक्ति और ये 3, 2 बाई 3 बोलेंगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पंक्ति और 3 कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं, अवयव का क्रम या फिर कोटि, क्रम या कोटि। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स में कितने अवयव है, एलिमेंट्स, अवयव मतलब ये कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं। तो जो पंक्तियों की संख्या है उसको स्तंभों की संख्या से गुणा करने पर हमें अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें क्या है, एलिमेंट्स है, अवयव है। इसमें 2 गुणा 2 मतलब 4 अवयव है इसमें, बिल्कुल, क्योंकि संख्या क्या बताएगी कि उस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल 6 स्क्वायर मीटर हो गया ना, ये 4 स्क्वायर मीटर, तो वो प्लॉट मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं तब ये बताता है। यहाँ पे क्या बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, 2 गुणा 2। तो यदि पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें उस अवयव में अवयव की संख्या पता लग जाएगी कि कितने अवयव हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अवयव को लिखते कैसे हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसको कैसे लिखेंगे, इसके अवयव को लिखेंगे छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से, और आई और जे। या आई क्या है, आई है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, कि कौन सी पंक्ति में, पंक्तियों की संख्या। बहुत अच्छे। जे क्या है यहाँ पे, जे है स्तंभ की संख्या को बताएगा, स्तंभ की संख्या। और इसको मिला के क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस अवयव का एड्रेस, मतलब उसका पता कि कौन सी पंक्ति का है और कौन से स्तंभ का है। जैसे हमारा भी पता होता है ना कि फलाने गांव का, फलाने जिले का, उस राज्य का, तो इस प्रकार इस अवयव का ये क्या होगा, पता होगा एड्रेस, कि पहली पंक्ति का 5वां अवयव या पहली पंक्ति का और 5वें स्तंभ का है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि A1 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो एलिमेंट है वो पहली पंक्ति का 5वां अवयव है, या पहली पंक्ति और 5वें स्तंभ का ये अवयव है। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अवयव का पता या एड्रेस ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ले ली, तो उसमें कैसे लिखेंगे, A11, क्यों लिखेंगे 11, पहली पंक्ति का पहला अवयव। A12, इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति, देखो लाइन पंक्ति तो पहली है ना, बिल्कुल, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, और या पहली पंक्ति का इसे दूसरा स्तंभ भी बोल सकते हैं, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव। फिर यहाँ पे दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, तो इसको कैसे लिखेंगे, A21, क्योंकि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, A22, मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। और ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया, कोटि या क्रम 2 बाई 2 का। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, अवयव 2 गुणा 2, मतलब इस अवयव में 4 एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार यदि मैं 3 बाई 3 की मैट्रिक्स लूं ए, तो 3 बाई 3 की हम कैसे बनाएंगे, ये देखो, A11, A12 और A13। 13 क्यों आया, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले लिखूंगा मैं A21, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। A23,
दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। और ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसलिए ये यहाँ पे जाके खत्म हो गई। फिर तीन पंक्ति लेनी है तो यहाँ पे A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, और ये जाके ए मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कितने एलिमेंट है इसमें? 3 × 3 बराबर 9 अवयव है। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 एलिमेंट हो गए। तो फिर से देख लो, Aij का मतलब क्या हुआ? IV पंक्ति का जेवा एलिमेंट है, यह IV पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है। तो इस प्रकार आप मैट्रिक्स का निरूपण कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लो, एक अवयव A का निरूपण कीजिए जिसकी कोटि 3/4 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले A को कैसे लिखेंगे? A बराबर, ये लगा दिया हमने कोष्टक, 3/4, ये लो मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? 3 तो हमें लेनी है पंक्ति, ये ले लीजिए, 1 2 3, और 4 लेने हमें स्तंभ, तो ये लो जी पहला स्तंभ, 1 2 3, और ये हो गए हमारे 4 स्तंभ। अब जहां पे ये कट कर रहे हैं वहां पे क्या आएंगे? इसमें एलिमेंट आएगा। तो ये क्या है? कौन सी जगह है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? A11, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं A12, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो A13, और यहाँ पे पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ तो A14। अब ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई तो इसको क्या लिखूंगा? A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। अब तीसरी पंक्ति स्टार्ट होगी तो इसको क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? A31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों A34 तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो इस प्रकार हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। कितने एलिमेंट है टोटल इसमें? 3 × 4 मतलब 12 अवयव हैं इसमें। टोटल कुल मिला के 12 एलिमेंट इसमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कोई भी मैट्रिक्स का निरूपण कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अवयव किस किस प्रकार के होते हैं, मतलब उनको किन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें किस किस प्रकार के अवयव हैं? देखो, एक तो ये अवयव हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। देखो, 1 1 2 2 3 3। एक वो अवयव हैं ये वाले जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है। देखो, 3 है ये, 1 है, 3 है ये, 2 है। एक ये अवयव है
जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से ज्यादा है। यहाँ पे 1 है तो 2, 1 है तो 3, 2 है तो 3। तो 3 भागों में डिवाइड हो गए। ये क्या हो गए? एक तो AIJ, जहां I बराबर क्या है? J, बिल्कुल। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों AIJ, जहां I बड़ा है J से। और तीसरा भाग है इसमें AIJ, जहां J बड़ा है I से। सॉरी, बराबर लगा दिया, बड़ा। ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स है इसमें। एक तो वे अवयव जिसमें I बराबर क्या है? J, इनको क्या बोलते हैं? मुख्य विकिरण के अवयव। जहाँ I और J बराबर हैं उसको क्या बोलेंगे? मुख्य विकिरण के अवयव। और इन अवयवों को जो लाइन जोड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम? मुख्य विकिरण। ये क्या बोलेंगे हम? मुख्य विकिरण। मुख्य विकिरण। जो मुख्य विकिरण के नीचे आते हैं उनको बोलेंगे निम्न अवयव। जो ऊपर आते हैं उनको क्या बोलेंगे? उच्च अवयव। मतलब जहां पे I की संख्या J से बड़ी है, ये वाला दूसरा केस, इनको बोलेंगे निम्न विकिरण अवयव, मतलब विकिरण के नीचे आएंगे। जहां पे J बड़ा है I से उसको बोलेंगे ऊपरी विकिरण अवयव, मतलब विकिरण के ऊपर आते हैं। मुख्य विकिरण किसको बोलेंगे? जहां पे I बराबर J, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर है, उसको क्या बोलेंगे हम? मुख्य विकिरण के अवयव। इन अवयवों को जो लाइन जोड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम? मुख्य विकिरण बोलेंगे। तो इस प्रकार ये 3 भागों में हम अवयवों को बांट सकते हैं। अब इन्हीं के आधार पर अवयव कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। क्या मेरे प्यारे बच्चों? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव क्या होते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 हो, स्तंभों की संख्या चाहे कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है, पंक्ति अवयव कहलाती है। जैसे A बराबर, ये ले लिया हमने, A B C D, कितनी भी हो सकते हैं, 100, लेकिन पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम? पंक्ति अवयव बोलेंगे। यदि पंक्तियों की संख्या 1 है तो क्रम कैसे लिखेंगे? 1 गुणा n, n का मान कितना भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम? पंक्ति अवयव बोलेंगे। दूसरी जो हमारी अवयव होते हैं उसको वो है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, 1 या 1 से अधिक, उसको क्या बोलेंगे हम? स्तंभ अवयव। उदाहरण के लिए A बराबर A B C D, 100 कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या होगी? 1। तो इसका हम कोटि कैसे लिखेंगे? M गुणा 1। M का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। M का मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन N का मान क्या होगा? इस केस में N बराबर क्या होगा? 1। इस केस में क्या था? पंक्ति अवयव में क्या था? M बराबर 1 होगा और N बराबर कुछ भी हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लो, पंक्ति अवयव कौन से होते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। स्तंभ अवयव कौन सा होता है? जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ 1 हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार अवयव को अवयव के ये 2 भाग देख लिए। अब तीसरा भाग देखेंगे हम। तीसरा भाग होता है वर्ग अवयव।
क्योंकि अवयव क्या था, आयताकार व्यवस्था थी ने, तो आयताकार व्यवस्था में वर्गायु एक आयत की विशेष स्थिति है। वर्ग क्या होता है, आयत की एक विशेष स्थिति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार इसमें मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, आयताकार अवयव वह अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो तीसरा जो अवयव हमने क्लासिफाई किया वो क्या है, वर्गाकार अवयव। वर्गाकार अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब क्या हुआ, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, n होगा। और इसको मैट्रिक्स में सिर्फ हम या तो m के बराबर लिख देंगे या फिर n के बराबर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे a बराबर मैट्रिक्स क्या हो सकती है, 2/2 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है। मतलब ये और ये क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे, a b c और d। मतलब पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे a b c और d, और इसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2/2 की ये एक वर्ग अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या वो किसके बराबर है, स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर से अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। किन भागों में, स्क्वायर मैट्रिक्स को विकीर्ण अवयव में, दूसरा ऊपरी त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार, फिर अदिश अवयव, फिर और भी अनेक प्रकार में इसमें विभाजित करता है। तो इसको बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विकीर्ण अवयव पढ़ते हैं। विकीर्ण अवयव किसका भाग है, विकीर्ण अवयव किसका भाग है, वर्गाकार अवयव का भाग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकीर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, विकीर्ण अवयव। विकीर्ण अवयव क्या होती है, देखो जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लिया हमने ए, ये ले लिया हमने, विकीर्ण अवयव तो किसका भाग है, वर्गाकार अवयव का। तो मान लो वर्गाकार के लिए हम ले लेते 3/3 का। तो जो मुख्य विकीर्ण है ए बी और सी, इसको छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए, इसमें शून्य होने चाहिए। 0 0 0 0 और 0 0। मतलब मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अर्थात ए आई जे बराबर क्या होगा, 0 होगा। कब, जब आई बराबर नहीं है जे के। इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य विकीर्ण का अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, उस अवयव को हम विकीर्ण अवयव बोल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि मुख्य विकीर्ण के अवयव भी शून्य हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुख्य विकीर्ण के अलावा छोड़कर शेष सभी शून्य होने चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, विकीर्ण अवयव बोलेंगे। मुख्य विकीर्ण के भी 0 हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये हो सकता है 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी एक 3/3 की विकीर्ण अवयव हो गई, बिल्कुल हो गई। ये भी 3/3 की क्या हो गई, कि विकीर्ण अवयव हो गई। विकीर्ण अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम, विकीर्ण अवयव बोलते हैं। ए आई जे बराबर 0, मतलब वे सब एलिमेंट 0 होंगे जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर
नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार। अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, ये बना दिया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लो हम बनाते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये बना दिया हमने मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव, अपर ट्रायंगुलर का मतलब मुख्य विकिरण के ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए और नीचे के एलिमेंट क्या हो, सारे जीरो होने चाहिए। मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार में निम्न विकिरण अवयव क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। जैसे ये है, वो बन गया अपना विकिरण ए बी सी। यहां पे कुछ भी आ सकता है, ई एफ जी, लेकिन ये सब एलिमेंट है ना, ये सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब मुख्य विकिरण के नीचे क्या हो, ये वाले क्या होने चाहिए? सब जीरो होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ए आई जे बराबर जीरो होगा। कब होगा? जब आई बड़ा है जे से, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है? A21। देखो बड़ा है ना, इसका क्या है? A31 इस वाली एंट्री का। इसका क्या है? A32। तो इन सब केस में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है ना, तो मतलब AIJ बराबर जीरो। जहां कब? जब I बड़ा है J से। ऊपरी त्रिभुजाकार में निम्न विकिरण अवयव क्या होंगे? सब शून्य होंगे। अब दूसरा पार्ट इसी के साथ होता है। ये सब क्या है? वर्गाकार अवयव का भाग है। अब एक और क्या है? इसी का दूसरा भाग निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इसमें क्या होंगे? ऊपर के सारे अवयव क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। बाकी इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन नीचे वाले जीरो होने चाहिए। निम्न त्रिभुजाकार में क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ भी हो सकते हैं, परंतु ये सब क्या होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जीरो होने चाहिए। और ये हो गई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। तो एक बार फिर से देख लो, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में निम्न विकिरण के अवयव क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। मतलब जो विकिरण के नीचे आते हैं वो जीरो होने चाहिए। निम्न त्रिभुजाकार में जो विकिरण के ऊपर आते हैं वो सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इनमें उल्टा होता है। हाँ, इन सब के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया। ये शून्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो शून्य मैट्रिक्स होती है, शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? वह अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब हर कोई एलिमेंट क्या होना चाहिए? उसका जीरो होना चाहिए। तो जो शून्य मैट्रिक्स होती है वो ऊपरी त्रिभुजाकार भी मैट्रिक्स होती है और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि इसमें विकिरण के ऊपर के अवयव भी शून्य है और नीचे के अवयव भी शून्य है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि डायगोनल के अलावा इसमें शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। पर डायगोनल के अलावा शेष सभी अवयव क्या होते हैं? इसमें शून्य होते हैं। और डायगोनल के बारे में, डायगोनल अवयव में कुछ कहा नहीं गया। वो शून्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसलिए जो जीरो मैट्रिक्स होते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम? शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगला प्रकार है जीरो मैट्रिक्स। वह अवयव जिसकी प्रत्येक अवयव क्या होगा? शून्य होगा। प्रत्येक अवयव क्या होगा? शून्य होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और इसको हम बड़े जीरो से दर्शाते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स होती है ना, वो ऊपरी त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार
और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकीर्ण अवयव तीनों होती है। तो ये देख लिए हमने अवयव के प्रकार। अब अगला प्रकार बच गया हमारा अदिश अवयव, और इसके बाद बच गया इकाई अवयव। तो अदिश अवयव है ना, अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव विकीर्ण अवयव तो होता ही है, परंतु उसमें एक शर्त और जुड़ गई कि विकीर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, और इसके अलावा बाकी 0 तो होगा ही, क्योंकि ये क्या है? विकीर्ण अवयव है। तो ये बाकी क्या हो गए? 0 0 हो गए। मतलब अदिश अवयव वह विकीर्ण अवयव होता है जिसके मुख्य विकीर्ण के अवयव समान होते हैं। मुख्य विकीर्ण के अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। और अदिश अवयव एक वर्गाकार अवयव तो होता ही है, क्योंकि अदिश अवयव क्या है कि विकीर्ण अवयव भी होता है, परंतु विकीर्ण अवयव अदिश अवयव हो ये जरूरी नहीं होता। अगला जो अवयव है वो है इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या है? इकाई अवयव क्या है? इकाई अवयव भी एक विशेष प्रकार का अदिश अवयव होता है जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। क्योंकि विकीर्ण अवयव तो होता ही है, तो विकीर्ण अवयव में मुख्य विकीर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी तो 0 होते हैं। फिर विकीर्ण अवयव के अलावा ये अदिश अवयव होता है, तो अदिश अवयव में मुख्य विकीर्ण के अवयव समान होते हैं, परंतु इसमें एक शर्त और जुड़ गई कि मुख्य विकीर्ण के अवयव एक होते हैं, तो ये एक होते हैं। तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और इसको कैपिटल I से दर्शाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कितने भाग हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है? विकीर्ण अवयव, फिर उसका एक स्टेप आगे बढ़ के क्या बना? विकीर्ण अवयव अदिश अवयव। अदिश अवयव कौन सा हो गया? मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो। फिर यदि समान होते हुए एक हो तो उसको क्या बोल देंगे? इकाई अवयव। तो इस प्रकार इकाई अवयव है ना वो सब कुछ होता है। क्या क्या होता है? इकाई अवयव अदिश अवयव भी होता है, विकीर्ण अवयव भी होता है, और वर्गाकार अवयव भी होता है। ये सब भाग क्या है? इसमें वर्गाकार अवयव के ये एक विशेष स्थिति बोलते हैं इसको। वर्गाकार अवयव की ये क्या है? सब एक विशेष स्थिति है। जैसे वर्गाकार अवयव है ना वो आयताकार अवयव की एक विशेष स्थिति है जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार आज हमने इस सेशन में अवयव के भाग देखे। अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि दो अवयव समान कब होते हैं, अवयव का जोड़ घटा, यदि हमको अवयव की कोटि दे रखी है तो हम कितने प्रकार के अवयव डिजाइन कर सकते हैं। ये सब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।